Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn relative pronouns. इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स relative pronouns को लेकर क्लियर हो जाएं और बाबिया फाउंडेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, हुसैन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है क्योंकि वो हुसैन के बदले में यूज़ किया जा रहा है। सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिए। हमें ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है जो सेकंड्स में पेड़ पर चढ़ सकें। वो बिल्ली जिसका रंग ब्राउन है मेरे लिए बहुत लकी है। ये वो लड़का है जिसके पिता ने एक बड़ा बंगलो खरीदा। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं जो रेड में है, जो, जिसका, जिसके, जो, जिसने, जिसे, जिसके, जिसका, जिसकी, इन सब को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, आइए समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अच्छे से सुनिएगा। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द नाउन इट इज़ डिस्क्राइबिंग। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो उस नाउन से रिलेशन एक्सप्रेस करता है जिसके बारे में वो जानकारी देता है। The person or the thing the relative pronoun refers to is called its antecedent. Antecedent क्या होता है इसको अच्छे से समझिए। पर्सन या थिंग जिससे वो रिलेशन एक्सप्रेस करता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। सो अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। The person or the thing the relative pronoun refers to is called its antecedent. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? दैट, वॉट, हु, विच, हुज, हुम, इन सबको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द लेडी हु केम येस्टरडे। मैं उस औरत को जानता हूँ जो कल आई थी। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड हु है वो रिलेशन एक्सप्रेस करता है उस नाउन के साथ जो उसके पहले आ चुका है सेंटेंस में, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में वो नाउन है द लेडी। सो द लेडी के लिए हु को यूज़ किया गया और वो उसके बारे में या उसके साथ रिलेशन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जो लेडी है उसको एंटीसीडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उस नाउन के साथ में जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। इसका काम क्या है? रिलेटिव फंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस परफॉर्म टू फंक्शंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो दो काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। ए, एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका? या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, दोनों में से कोई एक। और दूसरा उसका काम ये है कि वो मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। अगर आपको मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो रिलेटिव प्रोनाउंस के दो फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि या तो वो सब्जेक्ट का या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि वो मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने पेन चुराया था। आई नो द बॉय हु हैड स्टोलन द पेन। अब इस सेंटेंस में हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसका फंक्शन देखिए, सबसे पहले तो वो हु हैड स्टोलन द पेन, जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस का, इसका सब्जेक्ट है हु, ठीक है। और वो कर क्या रहा है? वो जो मेन क्लॉज है सेंटेंस का, आई नो द बॉय, उसको हु हैड स्टोलन द पेन जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो वो कंजंक्शन का भी काम करता है। तो ये है फंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर आपको फिर से समझना है तो आप वापस से इस वीडियो को पीछे जाकर फिर से सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं ये समझिए। रिलेटिव क्लॉजेस आर द क्लॉजेस
which start with the relative pronouns that, what, who, which, whose. relative clauses वो होते हैं जो relative pronouns जैसे that, what, who, which, whose से शुरू होते हैं. They are used to identify or define or give extra information about the noun that precedes them. मतलब antecedent. तो relative pronoun उन नाउन को जो उनसे पहले आते हैं को पहचानने का काम करता है या उनको डिफाइन करने का काम करता है या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने का काम करता है. तो ये है relative clause. अब देखते हैं who और whom को. who और whom जो है वो relative pronoun है. याद रखिएगा इन्हें सिर्फ और सिर्फ living beings के लिए यूज़ किया जाता है, इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता. ये एग्जाम्पल देखिए, वी नीड पीपल हु कैन वर्क हार्ड. हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो मेहनत कर सकते हैं. अब इस सेंटेंस में हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो पीपल के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है. और एक और चीज़ आप गौर कीजिए, जो डिपेंडेंट क्लॉज है हु कैन वर्क हार्ड, इस डिपेंडेंट क्लॉज का वो सब्जेक्ट है. तो हु अगर सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो हु यूज़ किया जाएगा. अब इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर पनिश्ड द बॉय whom everyone was blaming. टीचर ने उस लड़के को सज़ा दी जिसे सब दोष दे रहे थे. यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whom और वो बॉय के लिए यूज़ किया जा रहा है. लेकिन आप एक चीज़ को नोट कीजिए, जो डिपेंडेंट क्लॉज है whom everyone was blaming, यहाँ पर जो वर्ड whom है वो ब्लेमिंग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए whom यूज़ किया गया है. तो पहले क्या होता था कि जब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जा रहा है तो whom लिखा करते थे, और जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता था तो who यूज़ किया करते थे. लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हर जगह यूज़ किया जाता है हु यूज़ किया जाता है. जैसे मैं दूसरे सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, द टीचर पनिश द बॉय हु एवरीवन वाज ब्लेमिंग. हु एवरीवन वाज ब्लेमिंग. तो इसके लिए भी आप हु को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो वहाँ पर whom का लिखना बेटर है, क्योंकि whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और who सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है इन जनरल, ठीक है. अब आते हैं whose पे. whose पजेसिव केस लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, पजेसिव केस, और कभी कभी थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. लेकिन आमतौर पे whose पजेसिव केस का मतलब होता है ओनरशिप बताने के लिए, किसका है वो बताने के लिए whose का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बॉय whose father has bought a big bungalow. ये वो लड़का है जिसके पिता ने एक बड़ा बंगलो खरीदा. अब यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whose. whose बता रहा है किसके पिता ने, बॉय के पिता ने, इसीलिए ये जो है पजेसिव केस में यूज़ हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द कैट हुज कलर इज़ ब्राउन इज़ वेरी लकी फॉर मी. वो बिल्ली जिसका रंग ब्राउन है मेरे लिए बहुत लकी है, ठीक है. तो हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन है और इस तरह से उसका सेंटेंस में यूज़ होता है. विच यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. एग्जाम्पल देखिए, द मोबाइल विच यू गेव मी लास्ट ईयर इज़ वर्किंग फाइन. वो मोबाइल जो आपने मुझे लास्ट ईयर दिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है. वो मोबाइल जो, तो जो किस लिए यूज़ किया हुआ है, मोबाइल के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है. द डॉग विच बाइट्स एवरीवन हैज़ बीन कॉट बाय द म्युनिसिपल वर्कर्स. वो कुत्ता जो सबको काटता है म्युनिसिपल ऑफिसर्स द्वारा पकड़ा गया. तो यहाँ पर जो वर्ड जो यूज़ किया हुआ है वो डॉग के लिए यूज़ किया हुआ है और वो एनिमल है, ठीक है. विच का यूज़ एक और है, इसमें क्या होता है कि अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन विच के पहले आएगा. इन, ऑन, एट, इसे प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है. आई डू नॉट नो द डेट ऑन विच आई अप्लाइड फॉर जॉब.
मैं वो तारीख नहीं जानता हूँ जिस दिन मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो ऑन विच जो हो गया, ऑन जो प्रेपोजिशन है वो जो प्रेपोजिशन होता है वो विच के पहले आएगा। वॉट और दैट, वॉट कब यूज़ करते हैं? वॉट इज़ यूज फॉर थिंग्स एंड नो एंटीसीडेंट प्रीसीड्स इट। वॉट जो है वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है और सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं होता वॉट जब यूज़ करेंगे। जनरली मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बारे में हमें बता रहा होता है वो सेंटेंस में मौजूद होता है और उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। लेकिन हम वॉट तब यूज़ करेंगे जब एंटीसीडेंट मेंशन ही नहीं किया गया हो सेंटेंस के अंदर पहले। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई न्यू वॉट शी वॉन्टेड टू बाय। इसका मतलब होता है मैं जानता हूँ या मैं जानता था वो उसके लिए क्या खरीदना चाहती थी। अब क्या खरीदना चाहती थी वो उसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए वॉट का यूज़ किया हो गया। लेकिन अगर एंटीसीडेंट है सेंटेंस में तो हम वॉट यूज़ नहीं करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही हैड सीन अ कॉस्टली कार दैट ही वांटेड टू गिफ्ट हिज ब्रदर। उसने एक कीमती कार देखा था जो वो अपने भाई को गिफ्ट देना चाहता था। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड दैट है वो दैट कार के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कार सेंटेंस में ऑलरेडी है, कार एंटीसीडेंट है, वो ऑलरेडी है सेंटेंस के अंदर, इसीलिए दैट यूज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ पर वॉट नहीं यूज़ कर सकता। अगर कार के बारे में नहीं बताया गया होता तो मुझे वहाँ पर वॉट का यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है वॉट और दैट के। दैट कब यूज़ करते हैं? व्हेन देर आर टू एंटीसीडेंट्स, ये भी एक यूज़ है उसका कि व्हेन देर आर टू एंटीसीडेंट्स एंड वन इज़ ह्यूमन एंड अदर इज़ एनिमल देन रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड। अगर दो एंटीसीडेंट्स हैं, ठीक है, सेंटेंस में पहले से मौजूद, तो दैट यूज़ किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि एक ह्यूमन होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, और एक एनिमल होना चाहिए। जैसे द वुमेन एंड हर डॉग दैट डिड नॉट गैदर मच अटेंशन इन पार्टी वेर इन्वॉल्व इन द अटैक। वो महिला और उसका कुत्ता जिसने पार्टी में ज़्यादा ध्यान नहीं खींचा हमले में शामिल थे। अब यहाँ पर जो दैट है वो वुमन और डॉग दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, और आप देख रहे हैं वुमन जो है वो ह्यूमन बीइंग है और डॉग जो है वो एनिमल है, इसीलिए यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। द कैट एंड द बॉय दैट वेर गुड फ्रेंड्स हैव बिकम पॉपुलर इन द सिटी। वो बिल्ली और लड़का जो अच्छे दोस्त थे शहर में पॉपुलर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड है दैट वो कैट और बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, उसमें से एक एनिमल है और उसमें से एक ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए दैट का यूज़ हुआ। तो ये एक और यूज़ है दैट का। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और नोट्स भी लिया, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। बाय, टेक केयर।